कैसा लगे कि एक 39 साल का व्यक्ति सपना देखता है कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगा और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वह उस सपने को पूरा भी कर लेता है, लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी स्टोरी एक मिस्ट्री बनकर पन्नों में रह जाती है। आखिर क्या हुआ था उसके साथ जिसके कारण वह हमेशा के लिए अपनी फैमिली से दूर हो जाता है और उसकी कब्र वही बनानी पड़ती है। डेनियल की इस दर्दनाक मौत की स्टोरी को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, जिससे आपका टाइम और मेरी कंप्लीट रिसर्च दोनों वेस्ट हो जाएंगे। डेनियल की स्टोरी शुरू करने से पहले वीडियो के बीच में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं ताकि आपको बातें क्लियर समझ में आएं। डेनियल एक फिटनेस ट्रेनर के रूप में काम करता था और वह एक बेहतरीन फिटनेस मॉडल था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसका मन भी खतरनाक एडवेंचर करने वाले कामों की ओर बढ़ने लगा। इसने यूरोप की सबसे ऊंची छोटी मोंट ब्लैंक पर चढ़ाई की, जिसकी ऊंचाई लगभग 4800 मीटर से भी ज्यादा है। इसके बाद इसने हिमालय की 6000 मीटर ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया और धीरे धीरे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आगे यह एक खतरनाक फैसला ले लेता है, जो कि एवरेस्ट की चढ़ाई करना था। यह सोचता है कि मैं बहुत से एडवेंचर कर चुका हूं और मैं एवरेस्ट को भी आसानी से फतह कर लूंगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी और गलत सोच होने वाली थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेस्ट पर चढ़ना इतना खतरनाक क्यों है, क्यों यहाँ पर जाने से लोगों के वापस लौटने की संभावना नहीं होती है, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। सबसे बड़ा कारण है इसकी ऊंचाई, जो 8849 मीटर है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाती है। नॉर्मल ग्राउंड के मुकाबले एवरेस्ट पर वायु का दाब 1/3 रह जाता है। इसे आप इस तरह समझो, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है। एवरेस्ट की सतह पर हवा का प्रेशर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहता है और कभी कभी सर्दियों में यह 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाता है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे ग्राउंड सतह पर हवा का प्रेशर मात्र 8 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही होता है। वहीं एवरेस्ट पर यह 10 से 20 गुना अधिक होता है, जहाँ की हवा किसी भी समय मौत के बवंडर का रूप ले सकती है। अगर माउंटेन क्लाइंबर्स उस समय थोड़ी सी गलती कर दें तो उनका बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। माउंटेन क्लाइंबर्स के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी होती है कि जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते जाते हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी घटती जाती है। नॉर्मली हवा में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन रियल एक्सपीरियंस और सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेस्ट की चोटी पर यह 21% से घटकर 14% तक पहुंच जाती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अगर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 6% या इससे कम हो जाती है तो वह व्यक्ति हाइपोक्सिया का शिकार हो जाता है। हाइपोक्सिया में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती हैं और हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। इससे सांस लेने में परेशानी होती है और ऐसे में उसकी मौत होना पक्का है। यह उन बड़ी चुनौतियों में से एक है जिसका सामना माउंटेन क्लाइंबर्स को करना ही पड़ता है। यहाँ का औसत तापमान घटकर -36 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसके कारण एवरेस्ट की सतह बर्फ की चादर से ढकी रहती है। वहाँ पर बर्फीले तूफान आना एक नॉर्मल बात है। तो ये स्टोरी शुरू होती है साल 2000 के शुरुआती दिनों में। इंग्लैंड के वेकफील्ड शहर में रहने वाले डेनियल पैटरसन, जो एवरेस्ट जैसी खतरनाक जगह को एक्सप्लोर करने का सपना देखता है। 39 साल के डेनियल ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के सपने को पूरा जरूर करूंगा। वह अपनी फैमिली और दोस्तों को बताकर इस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन आगे उसे ऐसे ऐसे खतरनाक हालातों का सामना करना पड़ता है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए नेपाल सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें आपको आगे जाने से पहले एक परमिट जारी करानी पड़ती है। फिर आपके कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं कि आप एवरेस्ट पर चढ़ने के काबिल हैं या नहीं। इसे वहां की नेपाल संस्था द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। इसके बाद आपको एक टूर गाइड चुनना पड़ता है जिसे कई सालों का एक्सपीरियंस हो। इन टूर गाइड्स को नेपाली लोकल भाषा में शेरपा कहा जाता है। शेरपा कई सालों के एक्सपीरियंस के अनुसार पैसे चार्ज करते हैं। सामान्यतः शेरपा एक बार के टूर का $10,000 से $30,000 तक चार्ज करता है और एक बार में 20 से 30 लोगों की टीम बनाकर ही टूर को स्टार्ट किया जाता है और ये $10,000 से $30,000 का चार्ज इन 20 से 30 लोगों की टीम में बंट जाता है, यानी कि एक व्यक्ति के एवरेज $1,000 का खर्चा आएगा। डेनियल की टीम का जो शेरपा था उसका नाम पेंजी शेरपा था। पेंजी सिर्फ 23 साल का था और इसने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर ली थी। डेनियल की टीम का नाम 8K कंपनी था, जिसमें तकरीबन 15 लोग थे और इनका यह टूर कम से कम 1 महीने का होने वाला था। पेंजी ने एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए प्लान बनाया कि एवरेस्ट की 8,800 मीटर वाली दूरी को एक बार में तय करना इम्पॉसिबल है। इसे हम 4 कैंप लगाकर पूरा करेंगे और याद रखना, जैसे जैसे हम अगले कैंप की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जाएंगे और एक छोटी सी गलती का मतलब है सीधी मौत। इसके बाद यह टीम फ्लाइट लेकर काठमांडू से लुकला नाम के छोटे से शहर के लिए रवाना होती है। लुकला शहर का हवाई अड्डा दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका हवाई अड्डा एक खड़ी ढलान पर बना हुआ है और इसका रनवे बहुत छोटा है। यहाँ मौसम में अचानक बदलाव के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो आने वाली फ्लाइट को मौसम में बदलाव के कारण वापस भेजना पड़ता है और डेनियल और उसकी टीम की
किस्मत उनका साथ देती है। उन्हें बिना कोई समस्या के लैंडिंग मिल जाती है, लेकिन असली मौत का खेल तो आगे शुरू होने वाला था। ये लुकला शहर भूमितल से 2860 मीटर की ऊंचाई पर था। ऊंचाई के कारण हवा में ऑक्सीजन लेवल 100% से घटकर 71% रह गया था, यानी कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 100% से गिरकर 71% हो जाता है। इससे उन्हें कोई खास समस्या नहीं होती और यहाँ इनका कैंप एक पूरा हो जाता है। अब टीम 8 के लुकला से बेस कैंप जाने का प्लान बनाती है, जो 5380 मीटर की ऊंचाई पर था। ये सफर लगभग 200 किलोमीटर लंबा होने वाला था, जहाँ तक पहुँचने में उन्हें 8 से 12 दिन लगने वाले थे। लेकिन यह तो असली चढ़ाई की सिर्फ शुरुआत ही थी। बेस कैंप तक पहुँचना खतरनाक तो था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी उपकरण जैसे आइसेक्स गियर बॉक्स की मदद नहीं लेनी पड़ी। बेस कैंप तक पहुँचने के बाद उन्हें वहाँ पर छोटे छोटे घर देखने को मिलते हैं, जिन्हें चाय घर कहा जाता है। इनमें आपको हाई रेट पर कुछ ही सुविधाएं मिलती हैं, जैसे गर्म पानी, भोजन को गर्म करना, सोने के लिए छोटा कमरा और शौचालय। और ये सुविधाएं आपको सिर्फ बेस कैंप तक ही मिलती हैं। लेकिन पैटरसन और उसकी टीम इन सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर पाती, जिससे वे सोने के लिए अपने जैकेट और स्लीपिंग बैग से ही काम चलाते हैं। कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल रहा और तभी डेनियल ने नोटिस किया कि टीम के कई लोगों को कुंभू खांसी की समस्या होने लगी। ऊंचाई वाली जगह पर यह समस्या होना एक सामान्य बात थी। अब पैटरसन और उसकी टीम 5400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहां हवा में ऑक्सीजन 50% तक ही रह जाती है और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वे हाइपोक्सिया के शिकार न हो जाएं। डेनियल और उसकी टीम को बेस कैंप पर 3 हफ्ते बिताने पड़ते हैं, ताकि उनका शरीर कम ऑक्सीजन के वातावरण के अनुसार सेट हो सके। और दूसरी तरफ पेंजी कैंप 3 तक जाने के लिए सुरक्षित रास्ते की जांच करने में लगा हुआ था। वहां उन्हें 200 से भी ज्यादा टूरिस्टों की कब्रें देखने को मिलती हैं, जो कभी वापस लौट कर नहीं गए, क्योंकि उनकी बॉडीज को ढूंढना एक असंभव काम था, क्योंकि वहां पर अचानक बर्फ के बवंडर बनना और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों का फिसलना उनकी मौत के 2 बड़े कारण थे। और कुछ ऐसा ही होने वाला था टीम 8 के साथ। पैटरसन और उसकी टीम 2 दिन तक मुश्किल भरे रास्ते का सफर करते हुए 6100 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 3 तक पहुंच जाती है। उन्होंने महसूस किया कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शेरपा बिना समय बर्बाद किए कैंप 4 की ओर रवाना हो जाते हैं, जिसे डेथ जोन कहा जाता था। डेनियल और उसकी टीम 7900 मीटर ऊंचाई का सफर तय करते हैं और आखिरकार डेथ जोन तक पहुंच जाती है। 8000 मीटर ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस लेना असंभव था। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए उनके सामने अब सिर्फ 800 मीटर का रास्ता बचा था। डेनियल इस बात से बहुत खुश था कि आज उसका यह सपना पूरा हो जाएगा। 21 मई को सुबह 4:30 पर वे शिखर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का एक ही सेफ रास्ता होने के कारण वहाँ लंबी कतार लग जाती है, जिससे उन्हें कई घंटों का समय लग जाता है। साल 2019 में 11 पर्वतारोहियों ने इस ट्रैफिक से बचने के लिए नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी डर की वजह से कई लोग लंबा इंतजार कर लेते हैं। 4 घंटों की मेहनत के बाद डेनियल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच ही जाता है, जिससे उसका यह सपना भी पूरा हो जाता है। डेनियल अपनी फैमिली को मैसेज भेजता है, माँ मैंने कर दिखाया। कई घंटे बिताने के बाद उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन लगातार खत्म होने लगती है, जिससे वे वापस लौटना शुरू कर देते हैं। और तभी उनके साथ एक खतरनाक हादसा हो जाता है। उनके ऊपर एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा फिसलकर गिर जाता है। डेनियल और पेंजी उस बर्फ के ढेर के साथ ही गहरी खाई में गिर जाते हैं और ये घटना कुछ ही सेकंडों में होने के कारण कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाता। डेनियल और पेंजी से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लोगों को अंदाजा हो जाता है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पेंजी का शव तो मिल जाता है, लेकिन डेनियल का कोई नामो निशान नहीं मिलता। डेनियल का शौक ही उसकी मौत का कारण बन जाता है। नेपाली सरकार ने उसकी मौत का कारण मौसम में अचानक बदलाव को बताया। एवरेस्ट पर चढ़ने का सही समय, अगर आप कभी एवरेस्ट पर चढ़ने का प्लान बनाते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन ऑप्शन ये हो सकता है कि पूरे साल में 2 मानसून के बदलाव के दौरान 7 से 10 दिनों तक एवरेस्ट पर चढ़ना सुरक्षित रहता है, क्योंकि इस दौरान आपको बर्फीले तूफानों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हर साल 40,000 से भी ज्यादा लोग एवरेस्ट पर आते हैं। कोई सिर्फ एक खाली बोतल या प्लास्टिक का सामान भी फेंकता है तो हर साल 1.6 टन तक कचरा जमा हो जाता है। साल 2023 में नेपाल सरकार के सर्वे के अनुसार 478 टूर परमिट जारी किए गए थे, जिसके कारण 6 टन कचरा डंप किया गया। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आज यह संख्या बढ़कर 30 टन तक पहुंच चुकी है, जो एवरेस्ट के इकोसिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है।